हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 28 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब आपको समझाऊं तो देखो, वो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल्स के बारे में बात करती है, यानी कि किसी भी एंटिटी का, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फंडामेंटली ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें पहली है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। देन है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा फोकस रहेगा इन शुरू की 2 स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट की और देन हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो देखिए, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इनकम स्टेटमेंट में 2 पार्ट हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो क्या बताता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को बताता है। प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बताता है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी इनकम स्टेटमेंट होती है ये फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाई जाती है, यानी कि पिछले 1 साल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें तो पिछले 1 साल में आपको कितना ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ है या कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, ठीक है। वहीं पे जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाई जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट को आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाई जाती है, वहीं बैलेंस शीट जो होती है यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो आपकी एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे, यानी जो आपको बताता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के बारे में। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को फाइंड आउट करना। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की वजह से बिजनेस को क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। जैसे इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लेते हैं नेट परचेजेस को। नेट परचेजेस का मतलब क्या है, जितनी आपकी परचेज हुई है उसमें से परचेज रिटर्न आप माइनस कर दो। परचेज रिटर्न क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। परचेज रिटर्न का मतलब है कि आपने सामान परचेज किया बट आपको पसंद नहीं आया तो आपने वापस भेज दिया, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। तो नेट परचेजेस हमें लेनी है, यानी कि टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे और उसके साथ साथ हम एक्सपेंसेस लेंगे। कौन से एक्सपेंसेस लेंगे, जो आपकी कमोडिटी आप बेच रहे हो, जो गुड आप बेच रहे हो, उसको सेलेबल पोजीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चे लगे हैं वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। यानी जो कमोडिटी आप बेच रहे हो उसको सेलेबल स्टेट तक लाने के लिए, यानी उसको इस तरह से प्रिपेयर करने के लिए कि वो आपकी बेचने लायक बन जाए, उस तक जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो जैसे मान लो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, अब ये आ गया आपका परचेजेस में। अब इसी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ, जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया आपने मान लो 1000 रुपये का, ठीक है, उसमें मान लो आपने 20 रुपये दिए हैं लोडिंग के या अनलोडिंग के, या फिर ये लगा लो कि उस सामान को आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए आपने कैरियर्स दिया है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी कमोडिटी को बनाने के लिए, जो फाइनल गुड्स आप बना रहे हो उसको बनाने के लिए इनकर हुए हैं, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। इसी तरह से कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा आया है वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से खर्चे इसके अंदर आते हैं। अच्छा, कई बार हम ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। गुड्स अकाउंट क्यों बोलते हैं वो आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये जो आइटम्स है ना, ये आपकी गुड्स से रिलेटेड है। मैंने आपको जब जर्नल वाला चैप्टर करवाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम गुड्स अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं, इनको परचेज, सेल्स, इस तरह से अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं बनाते ना हम। अगर हमने गुड्स खरीदी है तो हम परचेज अकाउंट में दिखाते हैं, अगर हमने गुड्स बेची है तो हम सेल्स अकाउंट में दिखाते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम गुड्स अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक से रिलेटेड जितनी एंट्रीज होती हैं वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है, अब अकाउंट है तो उसकी एक डेबिट साइड होगी और एक आपकी क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। तो डेबिट साइड में कौन सी आइटम्स आएंगी, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। डेबिट साइड में देखो, सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस डेट को आपके पास कितना सामान पड़ा था स्टॉक के अंदर, वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जैसे आप मान लो कि 10,000 रुपये का स्टॉक पिछले इस साल आपका पड़ा है, तो ये इस साल का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। मान लो इस साल आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो 31 मार्च को, तो 31 मार्च को 10,000 रुपये का सामान आपके पास अनसोल्ड पड़ा है, तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब 1 अप्रैल को आप अपना अकाउंट जब शुरू करोगे इसके नेक्स्ट डे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक उसके लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। यानी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, फाइन। अब स्टॉक के अंदर हम रॉ मटेरियल भी लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स भी लेते हैं और फिनिश गुड्स भी लेते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि आपने लकड़ी मंगाई, ठीक है, लकड़ी आपका रॉ मटेरियल है। लकड़ी से आप चेयर बनाते हो, मान लो आपका इस चेयर सेल करने का बिजनेस है, तो आप चेयर बनाते हो। अभी वो चेयर पूरी तरह से बनी नहीं है, ठीक है, मान लो अभी उस पर पॉलिशिंग का काम बाकी है, मतलब रॉ मटेरियल से कुछ तो प्रोग्रेस हुई है लेकिन अभी तक प्रोग्रेस में ही है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है वो आपकी फिनिश गुड्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यानी रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, तीनों स्टॉक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देन देखो, बात करते हैं हम नेट परचेजेस की। नेट परचेजेस भी आपका खर्चा है, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके। यानी कि टोटल परचेज लेंगे, उसमें से जितना परचेज रिटर्न है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट परचेजेस आ जाएगा। अब ये टोटल परचेजेस के अंदर कैश परचेजेस भी इंक्लूडेड है और क्रेडिट परचेजेस भी इंक्लूडेड है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है, तो कई बार वो क्या करते हैं, आपको टोटल परचेजेस अलग से दे देंगे, जैसे मान लो 20,000 रुपये, फिर कैश परचेजेस दे देंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब मान लो क्रेडिट परचेजेस आपको नहीं दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने टोटल परचेजेस लेनी है तो 20,000 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या दे रखा है। अगर मान लो इस तरह से दिया हो, कैश परचेजेस 10,000, क्रेडिट परचेजेस 10,000, तो आप टोटल निकाल सकते हो, फाइन। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि आपको दिया क्या है। देन देखो, बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया था कि गुड्स को सेलेबल स्टेट तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं वेजेस की। देखो, वेजेस दी गई है, मान लो कोई लोडिंग के लिए, सामान अनलोड करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे आपके जो लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, उनको आप वेजेस दोगे ना, तो ये सब कहाँ शो होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर दिया है आपको टर्म वेजेस एंड सैलरी, तो इसको हम मानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। बट अगर आपको दिया है सैलरी एंड वेजेस, तो इसको हम मानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि देखो, वेजेस अगर आपको सीधा दिया है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। अगर आपको दिया है सीधा सैलरीज, तो वो आपका शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइन। अब अगर आपको दिया है वेजेस एंड सैलरी, मतलब पहले वाला वर्ड देखना है आपको। वेजेस दिया है ना पहला वर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। अगर आपको दिया है सैलरी एंड वेजेस, तो पहला हेड क्या है, सैलरी, तो आपके पास क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, ठीक है।
देन देखो, अगर आपने कोई वेजेस दिए हैं मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे, तो ये यहाँ पे शो नहीं होते ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे जो वेजेस दिए जाते हैं वो किसका पार्ट हो जाते हैं, मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट हो जाते हैं। वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह माने जाएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बैलेंस शीट के अंदर शो होता है। फाइन। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, वेजेस की एंट्री कैसे कैसे होगी। देन देखो, कैरियर्स दिया हो आपको, या कैरियर्स इनवर्ड दिया हो, या फ्रेट दिया हो, इसका मतलब क्या है, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे। यानी बेसिकली इसका मतलब है कि जो गुड्स हैं उनको फैक्ट्री तक लाने के लिए, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा आपने किया है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सीधा कैरियर्स दिया है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, बट अगर आपको कैरियर्स आउटवर्ड दिया है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर सिर्फ कैरियर्स दिया है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, या कैरियर्स इनवर्ड दिया है तो भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फ्रेट दिया है तो भी ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वही माना जाएगा। अब देखो, इसके अंदर भी मशीनरी का कैरियर्स इंक्लूड नहीं होगा। मान लो कोई मशीन आपने परचेज़ की, उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने बताया था ना, मशीन जब तक यूज़ में नहीं आती उससे पहले का जितना भी खर्चा है वो सारा मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। फाइन। तो अगर आपको दिया हो कैरियर्स पेड ऑन मशीनरी तो वो इंक्लूड नहीं होगा। फाइन। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। यानी बेसिकली किसी भी चीज़ को आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में लेके आ रहे हो, उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे गैस का खर्चा है, कोल है, पावर है, फ्यूल है, वाटर है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखो फैक्ट्री को हम मानते हैं प्रोडक्शन का प्लेस, ऑफिस को हम मानते हैं सेलिंग का प्लेस। ठीक है, यानी जो आगे की एक्टिविटीज़ है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो खर्चा जो गुड्स को सेलेबल स्टेट तक लाने के लिए हुआ है, यानी फिनिश गुड्स बनाने तक का जो खर्चा है, तो उसमें फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है। देन स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मशीन्स को परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे आपको पता होगा, अगर मशीन पड़ी रहे तो वो फिर चलना बंद कर देगी, उसमें रेगुलरली आपको ऑयल, ग्रीस, इंजन ऑयल, ये सब कुछ डालना पड़ता है ताकि मशीन जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहे। तो ये भी क्या है, मशीन से रिलेटेड खर्चा है, और उसी मशीन से आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंस हो गए, तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। देन बात आती है डॉक चार्जेस की। देखो, अगर आपको दिया हो डॉक चार्जेस ऑन इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट आएगा, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो भी क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। या सीधा डॉक चार्जेस दिया हो तो भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, उसके ऊपर आपको डॉक चार्जेस देने पड़े हैं। बेसिकली ये शिपिंग से रिलेटेड खर्चा है। फाइन। देन है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मीनिंग क्या है कि मान लो आप किसी माइन को यूज़ कर रहे हो या कोई पेटेंट यूज़ कर रहे हो किसी पर्सन का, तो उसको आपको कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है। अब रॉयल्टी की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आपको रॉयल्टी देनी पड़ रही है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि रॉयल्टी सेल्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपकी कितनी सेल होगी उसके ऊपर बेस्ड है, तो फिर हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि रॉयल्टी सीधा दिया हुआ है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। बट अगर आपको दिया है कि रॉयल्टी इज़ बेस्ड ऑन सेल्स, तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमने कर ली, अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। क्रेडिट साइड में देखो क्या है, सबसे पहले आएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स जितनी आपकी हुई है उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपने सामान सेल किया था बट कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसने वापस कर दिया, दैट इज़ रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि आपका सामान वापस आया है। ठीक है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर दोगे तो आपके पास आएगा नेट सेल्स। अब सेल्स के अंदर यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, कैश सेल्स भी इंक्लूडेड है और क्रेडिट सेल्स भी इंक्लूडेड है।
तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। ठीक है। देन देखो क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो स्टॉक आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया, जो बिका नहीं, वो आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक किया था वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि स्टॉक को हम किस अमाउंट पे दिखाते हैं, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम हो उसके ऊपर हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी क्या आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड होगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक में होता है वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन में ना ट्रायल बैलेंस दिया होता है और फिर आपको कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करोगे। ठीक है। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, राइट। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम कोई अकाउंट जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक का कोई अकाउंट बनाते ही नहीं हैं। जब हम कोई अकाउंट बनाते नहीं हैं तो वो ट्रायल बैलेंस में शो भी नहीं होगा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में वही अकाउंट शो होंगे ना, जैसे राम का अकाउंट आपने खोला है अगर जर्नल में तो ही वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। ठीक है। बट कोई जर्नल एंट्री में हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट करते ही नहीं तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस में वो आएगा नहीं। अब देखो अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने एडजस्ट किया परचेजेस अकाउंट के अगेंस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस तो उसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो हो रहा है या वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है। अगर वो ट्रायल बैलेंस से बाहर शो हो रहा है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है, तो इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, न कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है। बैलेंस शीट में इसको लिखा जाएगा। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। डेबिट और क्रेडिट साइड हमने कर लिया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।